को विश्वगुरु बनाने के लिए हमें सारे के सारे अंग्रेजी कानून खत्म करने पड़ेंगे, सारे। वैसे 1500 कानून खत्म हो चुके थे, उस पर ज्यादा चर्चा ही नहीं हुई, लेकिन 3 कानून अभी खत्म करने की शुरुआत हुई है, उस पर थोड़ी चर्चा शुरू हो गई है। तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम अंग्रेजी कानूनों को स्वाहा करने की शुरुआत किया है। लेकिन कहते नहीं, अगर एक चेन है, उस चेन का अगर एक धागा भी कमजोर हो तो पूरी चेन कमजोर हो जाती है कि नहीं। इसलिए 100% 100% अंग्रेजी कानूनों को खत्म करना पड़ेगा, तब भारत में न्यायिक व्यवस्था अच्छी होगी। ये हमारे जो नौकरशाह है ना, नौकरशाह का मतलब ये आईएएस, ये बहुत कामचोर है, ये बहुत कामचोर है। इन्हें अपना घर बनाना होता है तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। अपना घर बनाना होता है तो 10 लोगों का घर जाके देखते हैं, और 10 लोगों का घर देखने के बाद किसी का ड्राइंग रूम पसंद आएगा, उसकी नकल कर लेंगे, किसी का बेडरूम पसंद आया, उसकी नकल कर लिया, किसी का किचन पसंद आया, उसका नकल कर लिया। मतलब किसी एक आदमी के घर की नकल भी नहीं करते, अपना घर उन 10 से अच्छा बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? ये काम तो हम लोग भी करते हैं। हमें अपना घर बनाना होता है तो कम से कम हम 10 लोगों का घर देखते हैं जाके। भैया आप लोग उधर खड़े, उधर बैठ जाओ ना, इधर आ जाओ ना, पीछे उधर उधर कुछ जगह है थोड़ी सी, आ जाओ, अभी जल्दी खत्म नहीं होगा। जल्दीबाजी के मूड में हो तो बताओ, जल्दी खत्म कर देता हूं। भारत माता की, भारत माता की भद्रकाली माता की जय। तो हम लोग भी अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, इवन गांव में भी अपना घर बनाना है तो आस पड़ोस जो नए घर बने हैं उनको देखते हैं कि नहीं देखते? बताइए जरा, आप देखते हैं ना? और सबका घर देखने के बाद किसी घर की कॉपी नहीं करते, सबके घर के थोड़े थोड़े कॉपी करते हैं। किसी का छज्जा कॉपी कर लिया, किसी का ड्राइंग रूम कॉपी कर लिया, किसी का मंदिर कॉपी कर लिया। कोशिश यह होती है कि हमारा घर सबसे बढ़िया घर बने। लेकिन ये नौकरशाह अपना घर तो बहुत बढ़िया बनाते हैं, लेकिन जब देश के लिए ड्राफ्ट बनाना होता है तब ये काम ये नहीं करते। और ये मैंने देखा अभी जो 3 कानूनों का ड्राफ्ट आया उसके बाद, मेरे पास जो अभी एक नया भारतीय नागरिक संहिता आया है, ये उसी की कॉपी है। मैंने इसको पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ये नई बोतल में पुरानी शराब है। भाई जैसे प्रधानमंत्री जी इसरो को इतने तो बोलेंगे भाई हमें चंद्रमा पे जाना है, ये थोड़ी बोलेंगे बहुत बढ़िया चंद्रयान बनाना। ये ड्यूटी किसकी है? वैज्ञानिकों की। आप अपने घर से निकलते हो, ड्राइवर को बोलते हो भाई फला जगह चलना है, ये थोड़ी बोलते हैं बहुत बढ़िया तरीके गाड़ी चलाना। ये किसकी ड्यूटी है? ड्राइवर की। आपने घर में साफ सफाई वाला रखा हुआ है, आप उसको महीने में वेतन दे रहे हो, वो डेली आ रही है, उसको डेली टोकने की जरूरत थोड़ी है। साफ सफाई उसका काम है, तो अच्छी तरीके साफ सफाई करे। जैसे ड्राइवर का काम है सर्वोत्तम तरीके से गाड़ी चलाना, मिस्त्री का काम है सर्वोत्तम विधि से मकान बनाना, डॉक्टर का काम है सर्वोत्तम दवा देना, वैसे कानून बनाने वालों का काम है सर्वोत्तम कानून बनाना। लेकिन ये ड्राफ्ट देखने के बाद मुझे समझ में आया कि जो ये कमेटी के मेंबर थे, जिन लोगों ने ये ड्राफ्ट बनाया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ना अमेरिका का कानून पढ़ा, ना सिंगापुर का पढ़ा, ना जापान का पढ़ा, ना फ्रांस का पढ़ा, ना चीन का पढ़ा।
ये बैठे बैठे जो 3 पुराने कानून थे उन्हीं को पढ़ा, चैप्टर को आगे पीछे कर दिया, सेक्शन को आगे पीछे कर दिया, नई बोतल में पुरानी शराब भर। कड़वी बात बोलनी पड़ेगी, नहीं बड़ी पड़ी। अब ये बात कांग्रेस वाले तो बोलेंगे नहीं, ये तो हमें ही बोलना पड़ेगा। कांग्रेस वाले तो इंतजार कर रहे हैं कि ये तीनों कानून लागू हो जाए, उसके बाद न भ्रष्टाचार कम हो न अपराध कम हो, तो तब हम बाद में बोले क्या हो गया, कानून तो बदल लिया, भ्रष्टाचार तो कम हुआ ही नहीं। कानून तो बदल लिया, धर्मांतरण तो कम हुआ ही नहीं। कानून तो बदल लिया, घुसपैठ कम हुई नहीं। कानून तो बदल लिया, जमीन पे जो अवैध निर्माण हो रहा है वो तो कम हुआ ही नहीं। ये कांग्रेसी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कानून बन जाए, उसके बाद 3-4 साल बाद हम बोलना शुरू करें कि क्या हो गया भैया, कानून तो बदल लिया तुमने, तो केवल नाम बदला था, कानून तो बदला ही नहीं। बदला नहीं, देखो कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। हमारे देश में इंडियन पिनल कोड में 23 चैप्टर है, 23। अमेरिका का ये फेडरल पिनल कोड है, आपको दिख रहा होगा, सबको लिखा है ना फेडरल पिनल कोड। इसमें 123 चैप्टर है, 123। भारत के में कितना, 23, और अमेरिका में 123। अंतर क्या है इसको समझिए, और अंतर क्यों है इसको समझिए। न्याय की शुरुआत कहां से होती है? पुलिस स्टेशन से। आपको अगर कोई समस्या आएगी तो आप 100 नंबर फोन करोगे, 112 नंबर फोन करोगे। उठाने वाला कौन? 10वीं या 12वीं पास। आप कंप्लेन लेके जाओगे थाने, एफआईआर लिखने वाला कौन? हवलदार, 10वीं या 12वीं। कंप्लेन हो गई, उस पर एक आईओ पॉइंट हो जाएगा, जांच करने वाला दरोगा, वो कितना? बीए, बीएससी या बीकॉम। न मुकदमा लिखने वाला लॉ ग्रेजुएट, न जांच करने वाला लॉ ग्रेजुएट, न 100 नंबर पे कॉल सुनने वाला लॉ ग्रेजुएट। अल्टीमेटली सारा काम कौन कर रहा है? जिसको कानून का ज्ञान, और देश चलता है कानून से। न्याय की शुरुआत कहां से हो रही है? थाने से। आप लोग डायरी रखते हो ना, एनुअल डायरी। अगर 1 जनवरी की डायरी हो, 1 फरवरी की डायरी हो, 1 मार्च की डायरी हो, 1 अप्रैल की, यानी साल में 12 डायरी आपको दे दिया जाए, आप उसको मेंटेन कर पाओगे? या 1 डायरी हो, उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च 12 महीना हो तो मेंटेन कर पाओगे? 1 डायरी को मेंटेन करना साल में आसान है, या साल में 12 डायरी को मेंटेन करना आसान है? 1 डायरी। इसीलिए अमेरिका ने एक कानून बनाया, इसमें 123 चैप्टर बनाया, चैप्टर वाइज अपराध लिखते चले गए। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, धर्मांतरण, घुसपैठ, अवैध निर्माण, आतंकवाद, अलगाववाद, जितनी समस्याएं हैं सब पे एक एक चैप्टर लिखते चले गए। अब इस एक किताब को उन्होंने थाने में रख दिया। कोई शिकायत आ रही है, वो वहां का सिपाही आराम से इंडेक्स में जाता है, इंडेक्स खोला, अच्छा आपने ये किया चैप्टर 1, आपने ये किया चैप्टर 2, आपने ये किया चैप्टर 3, आपने ये किया चैप्टर 4, ये किया चैप्टर 5। हमारे देश में एफआईआर, भ्रष्टाचार, अपराध से संबंधित 50 कानून चल रहे हैं। वो बेचारा थाने का हवलदार जो सिंपल 12वीं पास है, वो 50 कानूनों को पढ़ सकता है क्या? उसके लिए 50 कानून पढ़ना आसान है, या एक ही किताब में सारे अपराध लिखे हो और इंडेक्स बना हो, जैसे अपना चैप्टर होता है, ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसको पढ़ना आसान है? आसान क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं, सरकार ने तो बोल दिया अंग्रेजी कानून खत्म करो, 1860 का इंडियन पिनल कोड खत्म करो, 1861 का पुलिस एक्ट खत्म करो, 1872 का एविडेंस एक्ट खत्म करो, लेकिन हमारे बाबुओं ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। उन्होंने केवल और केवल इतना काम किया, नई बोतल में पुरानी शराब डाल दिया। इससे अपराध नहीं रुकेगा, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, धर्मांतरण नहीं रुकेगा, घुसपैठ नहीं रुकेगी, कुछ भी नहीं रुकेगा। अभी मैं अपना प्रेजेंटेशन देने वाला हूं सरकार को, और इसीलिए मैंने एक पीआईएल भी फाइल किया था कि भारत में 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करिए। आप गूगल करेंगे 1 नेशन 1 पिनल कोड, अश्विनी उपाध्याय,
गूगल पे अवेलेबल है। हमने यही कहा था भाई 50 कानून तो हम वकीलों के लिए पढ़ने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, जजों को पढ़ने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका उदाहरण है, मान लो आपने थाने में कंप्लेन दिया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, डाटा हैक कर लिया, मुझे मां बहन की गाली दिया, जो भी है। अब डाटा चोरी हो गया, उसका एक अलग कानून है, वो बेचारा हवलदार वो दूसरा वाला किताब निकाले। मां बहन की गाली दिया, अलग कानून, एक अलग किताब निकाले, और उस किताब में जाके ढूंढे कौन सा सेक्शन है। सिंगापुर में, अमेरिका में, जापान में, चाइना में, दुनिया के कई देशों में 1 नेशन 1 पिनल कोड है, इसलिए वहां पे भ्रष्टाचार अपराध कम है। हमारे देश में 50 घटिया कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है, 50 घटिया कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार अपराध कम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, आने वाले टाइम में मैं अपना डिटेल प्रेजेंटेशन भी दूंगा। आप एक चैप्टर बनाइए, एक 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाइए, इसी में एक चैप्टर डाल दीजिए धर्मांतरण। एक चैप्टर धर्मांतरण के लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं है, इसी इंडियन पिनल कोड में एक चैप्टर डालिए, या भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर डालिए धर्मांतरण। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण से डेमोग्राफी बदलती है कि नहीं? धर्मांतरण से व्यवहार बदलता कि नहीं? धर्मांतरण से संस्कार बदलता है कि नहीं? धर्मांतरण से रीति रिवाज बदलता है कि नहीं? धर्मांतरण से जो रहन सहन बदलता है कि नहीं? धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। और आपके गुजरात में भी धर्मांतरण शुरू हो गया है। मैंने कुछ गूगल किया था और उसका मैं आपको डिटेल बताता हूं कि आपके गुजरात की भी डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, बहुत तेजी के साथ बदल रही है। आपके अहमदाबाद में भी धर्मांतरण की घटना मुझे मिली, आनंद में भी मिली थी, बनासकाठा में भी मिली थी, भरूच में भी मिली है, आपके दहोद में भी मिली थी, आपके सोमनाथ में भी धर्मांतरण की घटना हुई, जामनगर में भी हुई थी, जूनागढ़ में भी हुई थी, सूरत में भी हुई थी, पोरबंदर में भी हुई थी, नवसारी में भी हुई, मोरबी में भी हुई, और सबसे बड़ी बात द्वारका में भी हो रही है, कच्छ में भी हो रही है, भुज में भी हो रही है। धर्मांतरण रोकना विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस या आरएसएस के जो संगठन है उनका काम नहीं है। अगर संगठनों को ही सब कुछ करना है तो ये पुलिस, दरोगा, जज, सांसद, विधायक किस लिए रखे हुए? किस लिए रखे हुए इनके लिए भाई? मुझे एक चीज बताओ, आपने एक बगीचा बना दिया, आम का बगीचा, अब उसमें कोई बबूल का पेड़ पैदा हो जाए, उस बबूल के पेड़ को उखाड़ने की जिम्मेदारी माली की है या आम के पेड़ की है? माली की है। इसलिए माली को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50 से ज्यादा संगठन धर्मांतरण रोकने पे काम कर रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण नहीं रुका, और किसी की भी सरकार हो धर्मांतरण नहीं रुका। सरकार कानून बना दे, एक कानून बना दे, उसमें धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दे और एनएसए लगाना शुरू कर दे, धर्मांतरण रुक जाएगा। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कानून है, उसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। आज तक गुजरात में कभी नहीं लगाया गया हो। धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? देश की एकता अखंडता के खतरों से निपटने के लिए कानून है यूएपीए, आज तक गुजरात में कभी नहीं लगाया गया। धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? सिविलाइजेशन वॉर है कि नहीं? डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं? इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 121 है जिसको कहते हैं वेज वॉर। अगर हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कोई अप्रत्यक्ष युद्ध चल रहा है, प्रत्यक्ष युद्ध हो, अप्रत्यक्ष युद्ध हो, इनडायरेक्ट वॉर हो या डायरेक्ट वॉर हो, सेक्शन 121 जिसमें आजीवन कारावास से फांसी की सजा है, कभी नहीं लगाया। जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, संगठित अपराध जिसमें कई लोग शामिल हों,
उनसे निपटने के लिए गुजरात में कानून है गुजकोका, महाराष्ट्र में है मकोका, यूपी में है गैंगस्टर एक्ट, गुजरात में क्या है? गुजकोका। धर्मांतरण एक संगठित अपराध है। उसमें जो धर्मांतरण कराता है वो अकेला नहीं होता, कोई लिटरेचर देता है, कोई पैसा देता है, कोई जगह देता है, कोई कुछ और उपलब्ध कराता है, उसमें 10, 20, 15 लोग उसमें शामिल होते हैं। धर्मांतरण कराने वालों में किसी के खिलाफ गुजकोका लगाया क्या? किसी भी धर्मांतरण कराने वाले के 100% प्रॉपर्टी जब्त किया क्या? किसी के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट भेज कर उसको 1 साल में सजा दिलवाया क्या? मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50 नहीं 500 संगठन खड़े हो जाए तब भी धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और मैं कह रहा हूं 5 कानून लगाओ, एनएसए लगाओ, यूएपीए लगाओ, गुजकोका लगाओ, सेक्शन 121 वेज वार लगाओ और इनके मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट भेजो। 1 साल के अंदर इनको आजीवन कारावास दिलवाना शुरू करो, गुजरात में धर्मांतरण 100% रुक जाएगा। क्योंकि सबसे पावरफुल कानून होता है। इतने महामंडलेश्वर हैं, झूठ नहीं रोक पा रहे। एक कानून बनाइए, झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होगी, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, झूठ पकड़ा जाएगा और जो झूठ बोला उसको 10 से 20 साल सजा होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो काम महामंडलेश्वर नहीं कर पा रहे, शंकराचार्य नहीं कर पा रहे, हमारे इतने सारे कथावाचक नहीं कर पा रहे, वो काम केवल वो एक कानून कर देगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून, और उसमें 10 से 20 साल सजा। घुसपैठ गुजरात में भी हो रही है। मैंने 2017 में जब पीआईएल फाइल किया था, 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था घुसपैठ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। उस समय मैंने आंकड़े दिए थे कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। उसमें गुजरात का भी आंकड़ा था। भारत के 9 राज्यों में सनातन संस्कृति खत्म हो चुकी है। भारत के 9 राज्यों में वसुधैव कुटुंबकम का विचार खत्म हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए तो 200 जिलों में खत्म हो चुका है और तहसील वाइज देखिए तो 300 तहसीलों में खत्म हो चुका है। हमारे भारत की जितनी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बॉर्डर के तहसीलें हैं, सबकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। चाहे आपके पालनपुर का राजनगढ़ क्या कहते हैं उसको, राधनपुर, चाहे वो राधनपुर है, चाहे आपका भुज है, चाहे आपका कच्छ है, चाहे बॉर्डर जितने भी भारत में जितने भी बॉर्डर के तहसीलें हैं, 300 तहसीलें हैं जो या तो समुद्र के किनारे हैं या पाकिस्तान से सटी हुई है या बांग्लादेश से सटी हुई है या म्यांमार से सटी हुई, उन सारी 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और डेमोग्राफी बदलने का मतलब उन 300 तहसीलों में वसुधैव कुटुंबकम नहीं चलता, उन 300 तहसीलों में नारी तू नारायणी नहीं चलती, उन 300 तहसीलों में यत नारंती पूजते रमनते तत् देवता नहीं माना जाता, उन 300 तहसीलों में वंदे मातरम बंद हो चुका है, उन 300 तहसीलों में भारत माता की जय बोलने वाले बहुत कम हो चुके हैं। सब कुछ तो है हमारे पास, हमारे पास जो है वो चीन के पास नहीं है, लेकिन फिर भी चीन की डेमोग्राफी नहीं बदल रही है, सिंगापुर की डेमोग्राफी नहीं बदल रही है, अमेरिका की डेमोग्राफी नहीं बदल रही है, भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। जबकि यहां महामंडलेश्वर भी हैं, धर्मगुरु भी हैं, कथावाचक भी हैं और हजारों की संख्या में धार्मिक संगठन भी हैं और लाखों की संख्या में एनजीओ भी हैं। एक कानून बनाइए, जो आदमी भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करेगा उसके ऊपर एनएसए लगेगा, जो भारत में अवैध घुसपैठ करेगा उसको वेज वॉर माना जाएगा, जो भारत में घुसपैठ करेगा उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगेगा, जो भारत में अवैध रूप से पाया जाएगा 100% प्रॉपर्टी जब्त करके 20 से 50 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। आप बताइए, कोई अमेरिका में अवैध रूप से घुसता है? चीन में घुसता है? सिंगापुर में घुसता है क्या? और अमेरिका में किसी का राज हो, चाहे जॉर्ज बुश का राज हो या क्लिंटन का राज हो, ट्रंप का राज हो या बिडेन का राज हो, कोई अवैध रूप से घुसता है क्या? इसका मतलब व्यक्ति पावरफुल नहीं होता। पावरफुल क्या होता है? यह एग्जांपल आपके सामने।
व्यक्ति पावरफुल नहीं होता, पावरफुल क्या होता है? चीन में कोई राष्ट्रपति बने, धर्मांतरण नहीं होगा, घुसपैठ नहीं होगी, जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा। अमेरिका में कोई राष्ट्रपति हो, मैं बार बार कह रहा हूं, कानून दवा की तरीके काम करता है। दवा अच्छी होती है, बीमारी घटती है, दवा घटिया होती है, बीमारी बढ़ती है। कानून अच्छा होता है, अराजकता खत्म होती है, भ्रष्टाचार खत्म होता है, अलगाववाद खत्म होता है, धर्मांतरण खत्म होता है। कानून खराब होता है, सब कुछ बढ़ता है। और डॉक्टर अच्छा नहीं होता। कोई डॉक्टर बैठे हैं क्या इधर? डॉक्टर सोच रहे होंगे आज हमारे ऊपर जो है, डॉक्टर अच्छा नहीं होता, दवा अच्छी होती है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो डॉक्टर हमारे अंदर जाता है क्या? हमारे अंदर क्या जाता है? दवा। इसलिए 75 साल से तो डॉक्टर बदलते रहे, अब डॉक्टर नहीं बदलना, अब क्या बदलवाना है? दवा। अब वर्तमान डॉक्टर ठीक है, वो दवा बदलना भी चाहता है। वर्तमान डॉक्टर ठीक है, दवा बदलना चाहता है, लेकिन ये बीच का जो कंपाउंडर है ना, नौकरशाह, इन नौकरशाहों की जरा कान, इसलिए प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं, जरा जिन्होंने 3 कानून बनाए हैं, इन कमेटी वालों को बुला के पूछो कि तुमने सिंगापुर का कानून पढ़ा या ऐसे बैठे बैठे एसी के कमरे में कानून बना दिया? तुमने जापान को पढ़ा, फ्रांस को पढ़ा? अरे और कुछ मत पढ़ते, जिनको हम विकसित देश कहते हैं उनका कानून पढ़ लेते। सबका नहीं पढ़ते तो यूएन के परमानेंट मेंबर है उनका कानून पढ़ लेते। कुछ तो पढ़ते। 1-1.5 साल लगाया, मुझे लगता बस मीटिंग में मिलते थे, केवल केक खाते रहे, चाय पीते रहे, कॉफी पीते रहे, काम इन्होंने ठीक से किया नहीं है। इसलिए ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, और ऐसी कोई समस्या नहीं। आज कर्णावती के पवित्र भूमि से मैं एक 20 सूत्री कार्यक्रम आपके सामने पेश करता हूं। आपने इंदिरा जी का 20 सूत्री कार्यक्रम सुना होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो गूगल कर लेना, 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी। लेकिन उन्होंने गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया था। गरीबी हटी क्या? बढ़ गई। इतनी बढ़ गई है कि आज की डेट में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ता है।